बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका थेरेपिस्ट हाफिज डॉक्टर करमुल अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केस 1.2 जिसका नाम है मेडिकल स्पेशलाइजेशन। केस के स्टार्टिंग में बताते हैं कि एक 35 साल बंदा जो एक लॉन्ग हॉल ट्रक चलाता था। आप उस ट्रक की तस्वीर देख सकते हैं। इस अंदाज की ट्रक हमारे बाईपास वगैरह पे देखी थी, जो बहुत बड़ी ट्रक्स होती हैं वो चलाती थी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे पेशेंट्स में कार्पल टनल का इशू मिलता है, क्योंकि कंटिन्यूसली उनको हाथों में वाइब्रेशन फील हो रही होती है। और वाइब्रेशन की वजह ये होती है कि उनके हाथ कंटिन्यूसली स्टीयरिंग पे होते हैं, और स्टीयरिंग पे कंटिन्यूसली गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही होती है, ज्यादा डिस्टेंस में चलती है गाड़ी, 2-2, 4-4, 5-5 दिन कंटिन्यूस चलती रहती है, तो उसमें वाइब्रेशन को कंटिन्यूसली फील होती है। इसी मुनासिबत से मुराद ये कि ऐसे बंदों में ये चीज पाई जाती है। इस वजह से आपको इस केस में बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास भी सबके पेशेंट आ जाए कि एक ऐसा ड्राइवर जो लॉन्ग हॉल चलाता था, और वो उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने हैंड इंजरीज में स्पेशलाइजेशन की होती है, वो फिजियोथेरेपी के लिए रेफर करता है। पेशेंट फिजियोथेरापिस्ट के पास आ जाता है। जब वो ट्रीटमेंट करना शुरू करता है फिजियोथेरापिस्ट, तो वो बताता है कि वो पहले एक्यूपंक्चरिस्ट के पास भी जाते थे, और एक्यूपंक्चरिस्ट ने कहा था कि आपको जो ये हाथों में दर्द है, यानी कार्पल टनल सिंड्रोम में जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो लीवर डिजीज की वजह से है। ये कमेंट वो पेशेंट कर देता है। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि इस तो असल में मुख्तसर सा इतना ही है जो चीज समझाने की इन्होंने है। अब आपको कुछ बातें मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, एक्यूपंक्चरिस्ट था, उन्होंने जब इसको रिस्ट पेन के लिए ट्रीटमेंट देना शुरू की, तो उन्होंने सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट को भी मद्देनजर रखा, सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट को छोड़ा नहीं। अब आपके समझने की क्या चीज है कि जिस तरीके से एक एक्यूपंक्चरिस्ट सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट को मद्देनजर रखता है, इस तरीके से आपको भी मद्देनजर रखना है सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट को। एक बात तो ये आपको समझ लेनी चाहिए। दूसरा ये कि हर एक शोबे की एक अपनी रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को खत्म नहीं होने दे। जैसे एक्यूपंक्चरिस्ट था, हमारे पास पेशेंट आके कहता है मैं किसी हकीम को दिखाऊं, तो हम फौरन से दिल में ख्याल ले आते हैं, अबे छोड़ो यार, हकीम को दिखा के आया, क्या करना, छोड़ो, रहने दो, हम अपने हिसाब से देखें, किसी डॉक्टर को थोड़ी दिखा। हो सकता है वो अपने शोबे का माहिर हो सकता है वो आपको कोई अच्छी चीज गाइड कर दे, हो सकता है आपको कुछ उसकी हिस्ट्री में से या उसकी ट्रीटमेंट पैटर्न में से कुछ सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि एक्यूपंक्चरिस्ट ने कहा, और जो ये थेरेपिस्ट है जिनके पास पेशेंट आया था, उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा, देखा कि ये एक्यूपंक्चरिस्ट ने क्या असेसमेंट की है, या उन्होंने ये कमेंट क्यों दिया है कि इनको जो रिस्ट पेन है वो लीवर डिजीज की वजह से है। फिर वो कमेंट के अंदर आपके जो गुडमैन साहब हैं वो आपको समझा रहे हैं, भाई देखो, प्रोटीन जो होती है, चाहे वो फूड से आए या जीआई ब्लीड की वजह से आए, वो डिटॉक्सिफाई करता है लिवर का काम है, ब्लड के थ्रू प्रोटीन आए, फूड के थ्रू आए, किसी भी वजह से डिटॉक्सिफाई करेगा लिवर। जो अमोनिया है वो बनता है बाय प्रोडक्ट प्रोटीन ब्रेकडाउन का, और जो लिवर उसको ट्रांसफॉर्म करता है यूरिया में, ग्लूटामाइन में और एस्पराजिन में। ये तमाम काम रीनल सिस्टम से पहले हो जाते हैं। अब जब लिवर डिसफंक्शन करेगा, यानी कि लिवर अपना सही काम नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात है सीरम में अमोनिया बढ़ेगा, क्योंकि अमोनिया प्रोटीन ब्रेकडाउन की वजह से बन रहा है, और वो उसको लिवर जो है अमोनिया को यूरिया में, ग्लूटामाइन में, एस्पराजिन में कन्वर्ट कर रहा था। अब उससे उस चीज को नहीं होने दे रहा, क्योंकि लिवर अपना सही काम नहीं कर रहा। जब सीरम में अमोनिया बढ़ेगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये चैप्टर नंबर 9 में भी आपको बताएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में आगे आता है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया होगा चैप्टर 9, कोई चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। एक छोटा सा कमेंट दे दिया गुडमैन साहब ने कि देखो, ये आपके काम की चीज है, और इस अंदाज से भी ये चीज हो सकती है। फिर अब वापस केस की तरफ आते हैं। अब उसमें रिजल्ट में बता रहे हैं कि थेरेपिस्ट कंटिन्यू करता है अपनी ट्रीटमेंट लाइन का, लेकिन उसके ज़हन में ये बात भी होती है कि जो स्पेशलिस्ट है, हो सकता है उन्होंने सही से ना देखा हो सकता है उन्होंने इतना डीपली असेस ना किया हो। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको ये डीडी हेल्प आउट होती है कि आप स्टेटमेंट दे सकते हो कि ये चीज़ इस वजह से हुई है, और यही वजह है इसके होने की, क्योंकि ये चीज़ें नहीं मिल रही इसमें। तो उसी अंदाज से हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जब आप कार्पल टनल कहते हो कि कार्पल टनल सिंड्रोम के हाथों में दर्द कार्पल बॉन्स की वजह से है, तो आपको डीडी में जरूर मेंशन करना है कि सर्वाइकल में मुझे कोई फाइंडिंग्स नहीं मिली और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन आपको जो
ऑर्थोपेडिक सर्जन ने रेफर किया है, उन्होंने ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आपका पेशेंट आ रहा है और वो कंप्लेन तो रिस्ट पेन की कर रहा है, हाथों में दर्द की कर रहा है उसको, लेकिन आप उसको सर्वाइकल भी चेक करेंगे और सिस्टमिक भी जरूर चेक करेंगे। जब कुछ अर्सा गुजर जाता है और आप देखते हैं कि आपको फायदा नहीं मिल रहा आपके ट्रीटमेंट के साथ आपके पेशेंट में, तो आप फिजिशियन को कॉल करते हैं। आपसे मुराद के वो जो फिजियोथेरापिस्ट फिजिशियन को कॉल करता है, वो कहता है कि जो मिस्टर वाई, उन्होंने इसे नाम मेंशन किया, ट्रक ड्राइवर जो है वो हमारे पास आ रहा था और हम उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं जो हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम का प्रोटोकॉल है, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। मेरे पेशेंट ने मुझे बताया कि उनको एक्यूपंक्चरिस्ट ने बताया था कि उनको लिवर डिजीज है, तो आप काइंडली इसको रीएवैल्यूएट कर सकते हैं या नहीं। यानी इसे तो नहीं लिखा उन्होंने, बोले काइंडली आप इसको रीएवैल्यूएट कर सकते हैं, हम आपको वापस भेज दें या आपके पेशेंट को या आपके पेशेंट को दोबारा आपके पास रेफर कर दें आसान अल्फाज में। यहाँ पे ये चीज समझने की है कि देखें, पिछले केस में उन्होंने ये बताया था और भी आपके फर्स्ट चैप्टर में भी यही चीजें हैं कि आपको दूसरे फील्ड वालों से या जो आपके फिजिशियन से उनसे मुसलसल राब्ता रखना चाहिए। एक बात तो ये आपके जहन में हो। दूसरा ये आखिर में दोबारा कमेंट में वो ये चीज बता रहे हैं कि हमें किस सिचुएशन में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। जैसा कि अगर किसी पेशेंट को फायदा नहीं हो रहा तो सबसे पहले तुम अपनी तरफ निगाह डालें कि हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में तो कोई कमी नहीं है। फिर अगर हम देखें कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल सही है और हमारा ट्रीटमेंट जो नॉर्मली दिया जाता है वो ही दे रहे हैं और पेशेंट को फिर भी फायदा नहीं हो रहा, तो हम उसको वापस रेफर कर दें फिजिशियन के पास और फिजिशियन से कमेंट मिल जाए हमें कि उनको क्या फायदा है नहीं। यहाँ तक बात मुकम्मल। पर आखिरी पैराग्राफ में एक और बात समझा रहे हैं कि फिजियोथेरापिस्ट की ये जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखता है, उसके नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है और बाज दफा पेशेंट डायरेक्ट अप्रोच करके उसके पास आ रहा होता है कि वो जो भी पेशेंट उसके पास है वो उसको देखे कि जो सिम्टम लेके आ रहा है इसके अलावा तो कोई वजह नहीं हो सकती इस प्रॉब्लम की। मिसाल के तौर पे रिस्ट पेन आ रहा है तो जरूर थोड़ी कि रिस्ट की ही वजह हो सकता है और कोई वजह हो जिसकी वजह से रिस्ट में पेन आ रहा हो। ये तमाम चीजें इन्होंने बताई। आगे उसका क्या हुआ, ट्रीटमेंट हुई नहीं, वो चीज इन्होंने डिस्कस नहीं की, लेकिन जहाँ तक जो आपको बात समझाने की मुराद है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको उसका भी अंदाजा हो जाए और इस तरीके के केसेस को किस तरीके से डील किया जाता है वो भी आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट केस के साथ आएंगे। मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।